अभी तक हम लोगों ने कोवलेंट कंपाउंड में, कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर को डिटरमाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड बॉन्ड, जो बॉन्ड का डायपोल मोमेंट होता है उसके आधार पर, एंड बॉन्ड का डायपोल मोमेंट। ठीक है, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोवलेंट ionic character and covalent character in covalent compound, covalent bond on the basis of electronegativity and dipole moment of bonds। आज हम लोग इसके आगे आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे। जस्ट रिवर्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। हम लोगों ने अभी तक आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। आज हम लोग कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड को फजन्स रूल की मदद से पढ़ा जाता है, और फजन्स रूल ये कहता है किसी भी कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होगा। ये चीजें हम लोग धीरे धीरे आगे जाकर के समझेंगे इस क्लास में कि क्या होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, क्या होता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन एंड सो ऑन। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं फजन्स रूल से पहले कि हाउ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल आपको दिखते हैं। कंसीडर एन एग्जांपल, कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं NaCl। एकदम सिंपल आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। तो आप जानते हो कि इसमें Na+ होता है और Cl- होता है। अब देखिए कोवलेंट कैरेक्टर को समझने के लिए आयनिक कंपाउंड में हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ना लेकर के इलेक्ट्रॉन को एक क्लाउड की तरह, इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह लेंगे। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड, सबसे पहली बात ये, टू अंडरस्टैंड कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड we consider, to understand covalent character in ionic compound we consider, हम लोग कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि पार्टिकल की तरह। तो आप सिचुएशन ऐसे आप देखो, पार्टिकल की तरह ना सोच करके हम क्या करते हैं, इसको वेव की तरह सोचते हैं। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब दैट इज Cl- हैज ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसके बाद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब गौर कीजिएगा कि अगर क्या हो रहा है कि Na+ अप्रोच कर रहा है, अगर Na+ जो है इसके नजदीक आया, इफ Na+ कम्स नियर टू Cl- आयन, देन क्या होगा, Na+ को अगर आप Cl- के नजदीक रखोगे तो क्या होगा, Na+ प्लस है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस है इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है इस Na+ को, तो वो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा Cl- को, देन Na+ will distort the symmetrical distribution of
of electron cloud of Cl minus and pull electron cloud toward itself. And pull electron cloud toward itself. और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या होगा, अपनी तरफ पुल करेगा. ठीक है, मतलब Na प्लस क्या कर लेगा, Cl माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेगा. ये जो डिस्टोर्ट स्ट्रक्चर है वो डिस्टोर्ट स्ट्रक्चर इस तरह से बना देगा. ठीक है, पॉइंट क्या देखिए आप इन दोनों में अंदर समझिए. अगर Cl माइनस आइसोलेटेड है तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, चारों तरफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का. लेकिन जैसे ही आप Na प्लस Cl माइनस के नजदीक लाओगे तो Na प्लस एक केटायन है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है. जब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नियर बाई एनायन से पुल करेगा. और जब ये पुल किया इलेक्ट्रॉन नियर बाई एनायन से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बीच में आ गया, ये क्या है, शेयर्ड नेचर. शेयर्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया. एंड हेंस कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स. मतलब साफ है कि देखिए किसी भी आयनिक कंपाउंड में आप ये अच्छे से समझते हो कि केटायन के बगल में एनायन होना है. एनायन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, केटायन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है. एनायन का मतलब है उस पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन उस पर होगा, और केटायन को इलेक्ट्रॉन का कमी होगा. जब केटायन को इलेक्ट्रॉन का कमी है तो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा. पूरा पुल नहीं कर लेगा, बल्कि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींचेगा. और जब अपनी तरफ पुल करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नॉट इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, बल्कि हम इलेक्ट्रॉन वेव की तरह सोच रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो इन बिटवीन केटायन एंड एनायन चलाएगा. केटायन और एनायन के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड चलाएगा. और दो एटम के बीच में, दो स्पेसिस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयरिंग नेचर है, शेयर्ड किया हुआ नेचर है. शेयर करने का मतलब ये होता है कि बीच में रहे, तो शेयर्ड नेचर है इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का. और इसका मतलब है कि कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड जनरेट हो गया है. तो इस तरह जैसा हमने NaCl के केस में पढ़ा, सेम तरीके का केस क्या होगा, हर आयनिक कंपाउंड के केस में होगा. बिकॉज हर आयनिक कंपाउंड में एक एनायन होना है और जिसके बगल में केटायन होना है. और केटायन जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन पुल करना चाहेगा एनायन से, बिकॉज केटायन को इलेक्ट्रॉन की कमी. ठीक है, इस तरह से आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप कर जाता है. अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिस्टोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑफ एनायन, केटायन जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर रहा है, वो कितना ज्यादा करेगा कितना कम करेगा, इसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे पॉइजन्स रूल. ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, development of covalent character in ionic compound is determined by Fajans rule. Fajans rule से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप करेगा और किसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम डेवलप करेगा. समझ में आ रहा होगा आपको कि किस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा डेवलप करेगा और किस कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर कम डेवलप करेगा. इसके लिए हम लोग पॉइजन्स रूल यूज करते हैं. अब पॉइजन्स रूल से होता क्या है, अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स रूल कोवलेंट कैरेक्टर इन ए आयनिक कंपाउंड will be higher if covalent character in ionic compound will be higher if
पोलराइजिंग पावर ऑफ cation, polarizing power of cation and polarizability of anion, polarizability of anion is higher. ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में ज्यादा होगा, हाइयर होगा, अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन क्या है, ज्यादा है. मतलब सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल से ये साफ आएगा कि कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन and polarizability of anion. Polarizing power of cation और polarizability of anion के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, तो यही फजान्स रूल है. फजान्स रूल यही कहता है कि किसी भी कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर उसमें पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा. सवाल ये उठता है कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. देखिए, कैटायन का पोलराइजिंग पावर होता है एबिलिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट नियर बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड. बगल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना ज्यादा पुल करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा, आपको पोलराइजिंग पावर कैटायन का उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ ए कैटायन, ability of a cation to pull electron cloud from nearby anion is called polarizing power. Is called polarizing power of cation. ठीक है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होता है एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पुल इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम नियर बाई एनायन होता है. नियर बाई एनायन से कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल करेगा. अब ये आप आसानी से समझ सकते हो कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा अगर नियर बाई इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर पाएगा. बिकॉज ज्यादा पुल करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बीच में ज्यादा आएगा. बीच में ज्यादा आने का मतलब है शेयर्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा. ठीक है, तो ये बात भी आप समझ सकते हो कि अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो किस तरह से कि कोवलेंट कैरेक्टर, समझ सकते हैं हम फजान्स रूल को इस तरह से, कोवलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शेयर्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोवलेंट कैरेक्टर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा शेयर्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. शेयर्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना, और शेयर्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पुल इलेक्ट्रॉन, और यही तो पोलराइजिंग पावर है कैटायन का. पोलराइजिंग पावर कैटायन का यही है, एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पुल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर किसकी चीजों पे डिपेंड करेगा. पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जो होता है, पहला चीज जो है डिपेंड करता है चार्ज ऑन कैटायन पे. बहुत सिंपल सी बात है, अगर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा कूलम्ब फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा कूलम्ब फोर्स लगाएगा तो ज्यादा खींचेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन. और अगर मान लो आपके पास अलग अलग कैटायन है जिसपे कि सेम चार्ज, अलग अलग कैटायन है जिसपे कि सेम चार्ज है,
तब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। ऐसा इसलिए बिकॉज साइज अगर छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण नियर बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे वो ज्यादा इफेक्टिव फोर्स लगा पाएगा। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आप दोनों को कंबाइनली कह सकते हो कि पोलराइजिंग पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ केटायन होगा। ठीक है, पहले आपको चार्ज देखना है, जिस केटायन पे ज्यादा चार्ज वो ज्यादा पुल करेगा, जिस केटायन पे कम चार्ज वो कम पुल करेगा। लेकिन अगर अलग अलग केटायन पे क्या हो, सेम चार्ज हो, तब आपको साइज देखना होता है। जिसका साइज कम उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। याद रखिएगा, जिसका साइज कम उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। बिकॉज अगर मान लो आपके पास इतना बड़ा केटायन है, इस पे चार्ज है, और एक इतना बड़ा केटायन है, इस पे चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइयर चार्ज डेंसिटी है। यहां पे चार्ज सेम है लेकिन चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिसके कारण से मोर एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन होगा, हाइयर एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन, हाइयर एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पुल करने का हाइयर एबिलिटी होगा। और इसलिए क्या होगा, यहां पे चार्ज डेंसिटी का फैक्टर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी केटायन का चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो आपको उसका पोलराइजिंग पावर केटायन का ज्यादा होगा। एक और बात है कि अगर आपके पास अलग अलग केटायन है, चार्ज भी सेम है, साइज भी लगभग सेम है, तो क्या करोगे आप, उस केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा लोगे जिसका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक और पॉइंट है कि नोट में करके हम लोग लिखेंगे कि केटायंस विथ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आप जानते होंगे, जो कि जैसे कि जिंक 2+ का, कैडमियम 2+ का, Ag2+ का है, उसी को हम लोग सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हैज हाइयर पोलराइजिंग पावर, than cation of noble gas configuration, of similar charge, obviously similar charge of same charge की बात करें। एक आपको चार्ज दिया जाए सिंपल +1 मान लिया चार्ज दिया जाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, एक आपको +1 चार्ज दिया जाए सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले का ज्यादा होगा। जैसे कि देखोगे पोलराइजिंग पावर को शॉर्ट में हम लोग पीपी लिखेंगे, जिंक 2+ का ज्यादा होगा कैल्शियम 2+। ठीक है, Ag+ का ज्यादा होगा कंपेयर टू सीरियम प्लस। ठीक है, चार्ज सेम है, साइज भी लगभग कंपेरेबल हो, उसी पीरियड से बिलोंग करेगा, तब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात यह है चार्ज अगर सेम हो और सेम पीरियड से बिलोंग करे, मतलब साइज भी ऑलमोस्ट सेम हो, तब हम लोग उस केटायन को ज्यादा पोलराइजिंग पावर देते हैं जिसका सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हो, यही पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। ठीक है, तो इसके आधार पे जो पोलराइजिंग पावर हमने लिखा उसके आधार पे आप आसानी से लिख सकते हो पीपी ऑफ केटायन का ऑर्डर। कुछ केटायन का ऑर्डर लिखते हैं, जैसे कि हम बोले Al3+ है, कैल्शियम 2+ है और पोटेशियम प्लस है और Na ये है। चलिए इसी में बात करते हैं, चार्ज ज्यादा पोलराइजिंग पावर ज्यादा। अगर हम बात करें दूसरा Li+ है, Na+ है, K+ है, Rb+ है, Cs+, इन सब में अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर का, तो साइज ज्यादा मतलब पोलराइजिंग पावर कम। पोलराइजिंग पावर क्या होगा, लिथियम प्लस का ज्यादा हो जाएगा। बस यही अप्लाई कर रहे हैं हम। सबसे पहले चार्ज देख रहे हैं, चार्ज ज्यादा मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा। उसके बाद अगर चार्ज सेम है तो साइज देख रहे हैं, चार्ज और साइज दोनों कंपेरेबल हो जाए तब आप क्या करोगे, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले का ज्यादा रखोगे कंपेयर टू
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले। याद रखोगे तभी अप्लाई करोगे जब चार्ज सेम हो और सेम पीरियड से बिलोंग कर रहा हो, सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग कर रहा हो। अब होता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन को डिफाइन किया जाता है एबिलिटी ऑफ एन एनायन टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कितनी आसानी से कोई एनायन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट होने देता है या देता है टू नियर बाई कैटायन, उसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। मतलब एबिलिटी ऑफ एन एनायन, एबिलिटी ऑफ एन एनायन टू गिव या टू अलाउ distortion in its electron cloud, to give allow distortion in its electron cloud is called polarizability of anion. Polarizability of anion, कोई एनायन कितना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा या उसमें डिस्टोर्शन अलाउ करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ दैट एनायन। अब आपको ये साफ पता चलेगा कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन होगा। अगर किसी एनायन के पास चार्ज ज्यादा है, मान लो किसी के पास कम चार्ज है, तो कम चार्ज है तो कम देगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, जब कम चार्ज है तो कम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कम मतलब लूज करने का मतलब कम देगा, कम इलेक्ट्रॉन देगा वो। ठीक है, और एक और बात, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गौर कीजिएगा साइज को कैसे समझिएगा। मान लिया आपके पास एक एनायन ऐसा है, न्यूक्लियस माइनस 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 माइनस, और एक ऐसा है, न्यूक्लियस है माइनस 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 माइनस। इसको बगल वाला प्लस खींच रहा है, इसको भी बगल वाला प्लस खींच रहा है। देखिए यहां पर चूंकि छोटा साइज का है तो ये न्यूक्लियस अपना से स्ट्रांगली बाउंड होगा। जब अपना से स्ट्रांगली बाउंड होगा तो इसको क्या होगा, कम दे पाएगा। लेकिन यहां पर चूंकि बड़ा साइज का है तो अपने न्यूक्लियस से क्या होगा, ये लूजली बाउंड होगा, अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा। और अपने न्यूक्लियस से जब लूजली बाउंड होगा तो बगल वाले को आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो गया। इस बात को गौर कीजिएगा कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज ज्यादा होगा तो अपने न्यूक्लियस से, एनायन का जो अपना न्यूक्लियस होगा उससे वो लूजली हेल्ड होगा, उससे वो दूरी पे होगा, इसलिए बगल का कैटायन उसको आसानी से डिस्टोर्ट कर पाएगा, उसको उससे इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। लेकिन अगर छोटा एनायन है तो नेगेटिव चार्ज अपने न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होगा, जिसके कारण से बगल का कैटायन उसको डिस्टोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन जो होता है चार्ज ऑन एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एज वेल एज साइज ऑफ एनायन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप इसको भी आसानी से समझ सकते हो कि अगर आपका पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा है, अगर आपका पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा है, इसका सीधा मतलब है कि एनायन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा शेयर्ड नेचर होगा इलेक्ट्रॉन का, और अगर ज्यादा शेयर्ड नेचर होगा इलेक्ट्रॉन का तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब कोवलेंट कैरेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, जो पॉइजनस रूल कहता है। तो बहुत सिंपल है, अगर हम पोलराइजेबिलिटी का कुछ ऑर्डर लिखना चाहें, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन का कुछ ऑर्डर लिखना चाहें तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि आपके N3 माइनस है, O2 माइनस है, F माइनस, किसमें ज्यादा होगा। पहले चार्ज ही देखते हैं, तो पोलराइजेबिलिटी इसमें ज्यादा होगा। ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कम चार्ज है तो कम इलेक्ट्रॉन देगा। अगर हम F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस की बात करें, ठीक है,
F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस की बात करें तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, आप देखोगे कि जो साइज ज्यादा है, अगर साइज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन कम देगा। साइज अगर ज्यादा है तो क्या होगा, इसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है, इसलिए बगल का केटायन उसको आसानी से खींच पाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन आप समझ चुके हो। ठीक है, अब जब आप ये समझ चुके होंगे तो हम लोग आसानी से कुछ सवाल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पजन्स रूल। मान लिया हम आपसे सवाल पूछते हैं कि राइट द ऑर्डर, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड in increasing order of ionic character, increasing order of ionic character। थोड़ा सा यहां पे आपको साइज के लिए पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल में साइज इधर बढ़ता है और साइज इधर बढ़ता है, साइज नीचे की तरफ बढ़ता है और साइज होगा लेफ्टवर्ड बढ़ेगा, लेफ्ट की तरफ साइज ज्यादा होगा, नीचे की तरफ साइज ज्यादा होगा। KCl, MgCl2, AlCl3। दूसरा है Li2O, Na2O, K2O और बस एक दिन लिखते हैं, ये है। तीसरा आपको एग्जांपल देते हैं हम, ZnO, AlN और LiCl। तीसरा ऑप्शन देते हैं हम। चौथा CaO, ZnO और ZnS। ये आपके पास इन सभी कंपाउंड में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर का। आयनिक कैरेक्टर पूछा जा रहा है, तो देखिए कोवलेंट कैरेक्टर जो निकालेंगे उसका उल्टा ऑर्डर होगा आयनिक कैरेक्टर का, यह आप अच्छे समझते हैं। जैसे पहला देखिए बनाते हैं, KCl, MgCl2 और AlCl3। इन तीनों में जो डिफरेंट है वो आपको दिख रहा होगा कि केटायन डिफरेंट है। एनायन चूंकि कॉमन है इसलिए एनायन को हम लोग स्टडी ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये है तो पोलराइजिंग पावर हम सिंपली कंपेयर करते हैं केटायन का, तो पोलराइजिंग पावर ये, इसलिए कोवलेंट कैरेक्टर पोलराइजिंग पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो KCl से ज्यादा MgCl2 का, MgCl2 से ज्यादा AlCl3 का। तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर का उल्टा, KCl का सबसे ज्यादा, उसके बाद MgCl2 का और सबसे कम AlCl3 का। ठीक है, AlCl3 का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, KCl का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, KCl का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और AlCl3 का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है। अगर हम दूसरा बात करें Li2O, Na2O और K2O का, तो इसमें देखिएगा आपको Li प्लस, Na प्लस और K प्लस। चूंकि एनायन कॉमन है इसलिए एनायन को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अब केटायन की बात करें तो हम चार्ज सेम है तो हम लोग पोलराइजिंग पावर कैसे लिखते हैं, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब साइज सबसे कम किसका है, लिथियम का, इसलिए पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा इसी का हो जाएगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर भी कंपाउंड इसी का हो जाएगा सबसे ज्यादा, Na2O, और सबसे कम K2O का कोवलेंट कैरेक्टर। इसलिए आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो उल्टा जस्ट हो जाएगा, Li2O से ज्यादा Na2O का, Na2O से ज्यादा K2O का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने आयनिक कैरेक्टर लिख दिया। अगर हम बात करें थर्ड का, अगर हम थर्ड की बात करें तो आपके पास है ZnO, AlN और LiCl। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पर जिंक 2 प्लस है, ऑक्साइड आयन है, Al3 प्लस है, N3 माइनस आयन है और यहां पर Li प्लस है और Cl माइनस आयन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जिंक, एल्युमिनियम और लिथियम, या ऑक्साइड, नाइट्राइड और क्लोराइड का क्या है आपके पास ऑर्डर।
तो आप पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो पोलराइजिंग पावर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा होगा किसका, Al3 प्लस, उसके बाद Ln2 प्लस, उसके बाद Li प्लस। अगर हम इसी में पोलराइजेबिलिटी की बात करें, पोलराइजेबिलिटी को सिंपली हम P से लिख रहे हैं, तो आपका सबसे ज्यादा होगा N3 माइनस, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद Cl माइनस। दोनों के आधार पे, तो कोवलेंट कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो दोनों के आधार पे सबसे ज्यादा होगा Aln, ZnO और LiCl, दोनों एक ही बोल रहा है। तो इसलिए आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम Aln, उसके बाद ZnO और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर LiCl का। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात हमने ये किया है कि अगर आपका केटायन और केटायन सिर्फ डिफर कर रहा है तो सिर्फ केटायन को लिखा। ठीक है, केटायन सिर्फ डिफर कर रहा है तो सिर्फ केटायन को लिखा। अगर सिर्फ एनायन डिफर करता है तो सिर्फ एनायन का पोलराइजेबिलिटी चेक करते। लेकिन अगर दोनों डिफर करेगा तो आप दोनों को लिखोगे। पोलराइजिंग पावर इस ऑर्डर का है, पोलराइजेबिलिटी इस ऑर्डर का है। हाइयर पोलराइजेबिलिटी वाला हाइयर पोलराइजिंग पावर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब Aln की बात अगर हम करें, एल्युमिनियम 3 प्लस और N3 माइनस की बात अगर हम करें, तो हाइयर पोलराइजिंग पावर वाला और हाइयर पोलराइजेबिलिटी वाला दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां पर कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया, दोनों सेम ही ऑर्डर स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर उल्टा ऑर्डर डिसाइड होता तब दिक्कत होता, और तब हम लोग कुछ और तरीका मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर से हम लोग डिसाइड करते कि क्या होगा आयनिक कैरेक्टर। लेकिन यहां पर क्योंकि सेम ऑर्डर है इसलिए हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर हम फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो आपके पास है फोर्थ एग्जांपल में CaO, ZnO और ZnS। तो आपके पास है कैल्शियम 2 प्लस ऑक्साइड आयन, जिंक 2 प्लस ऑक्साइड आयन, जिंक 2 प्लस सल्फाइड आयन। तो अगर हम पोलराइजिंग पावर की बात करें तो कैल्शियम 2 प्लस से ज्यादा होगा जिंक 2 प्लस का। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। तो अगर हम पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो पोलराइजेबिलिटी आप देखोगे कि साइज ज्यादा है, सल्फाइड का ज्यादा होगा कंपेयर टू ऑक्साइड। तो इसके आधार पे आप कोवलेंट कैरेक्टर लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा होगा ZnS का, उसके बाद ZnS का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ZnO का, और सबसे कम होगा CaO का। ठीक है, पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इसी का होगा। यहां पर आप गौर करोगे तो पोलराइजिंग पावर तो ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। यहां पोलराइजिंग पावर भी कम है, पोलराइजेबिलिटी भी कम है। तो अगर कोवलेंट कैरेक्टर ये है तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ZnS से ज्यादा ZnO और ZnO से ज्यादा CaO। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन के आधार पे अलग अलग कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर या कोवलेंट कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है और परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर इन एनी कंपाउंड उसको फिनिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में आइडियल केमिकल बॉन्डिंग मतलब आइडियल आयनिक बॉन्डिंग, आइडियल कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ा, और उसके बाद हमने लोगों ने बताया कि आइडियल आयनिक बॉन्ड, आइडियल कोवलेंट बॉन्ड होता ही नहीं है। रियल में हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आएगा और हर कोवलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आएगा, जिसको कि हमने पिछले 2-3 क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग कोवलेंट कंपाउंड को डील करने के लिए बहुत सारा मॉडल के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे।